हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकार और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। अभी थोड़ा देर पहले एसएससी सीजीएल का ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म है जो आउट हो चुका है, उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे शेयर कर दिया। अगर आप लोग वो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाकर वहाँ से आप जुड़ के वहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सीजीएल 2022 का जो फाइनल वैकेंसीज है, जो भी आपका पोस्ट है, वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब जो आप लोगों को सीजीएल 2022 का ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म भर रहा है तो उसमें जो भी पोस्ट है उसमें जो कुछ मेजर पोस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कि हॉट पॉइंट्स पे रहते हैं, मतलब लोग उसको लेना चाहते हैं, वो पोस्ट के बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा एक बेसिक जानकारी दे दूं ताकि आप लोगों को ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म भरने में आसानी हो। और इसी के चलते मैंने एक सीरीज स्टार्ट करने का सोचा है जिसमें मैं जो टॉप मोस्ट 5-6 पोस्ट होते हैं जो कि बहुत लोग मैक्सिमम लोग लेना चाहते हैं उनके बारे में मैं आपको जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल और छुट्टी वगैरह, प्रमोशन, सैलरी, इस सब का रिलेटेड एक वीडियोज़ करके दूँ। जैसे कि आज इस सीरीज में मैं सबसे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एक वीडियो दूंगा जिसमें आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो भी आपका जॉब प्रोफाइल वगैरह मैंने 6-7 पॉइंट लिख कर रखे इस पेज में, जिसके आधार पे आपको मैं बेसिक इन्फो दूंगा उस पोस्ट के बारे में। उसके बाद उसका वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज, हॉलीडेज, जॉब प्रोफाइल, उसके बाद फिर आपका प्रमोशन, उसके बाद मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलूँगा और आपको वहाँ पे सैलरी जो होता है और वैकेंसी 2022 सीजीएल में जोन वाइज वैकेंसी जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है वो दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा कि किनको ये पोस्ट ऑप्ट करना चाहिए और किनको ये पोस्ट ऑप्ट नहीं करना चाहिए। अगर इस वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और ये तो मैं ये सीरीज को जारी रखते हुए अगले 1-2 दिन में ही जो भी मेरी पोस्ट है, जैसे कि आपका हो गया जीएसटी इंस्पेक्टर वाला पोस्ट या इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में होता है, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट होता है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता इसके बारे में। उसका जो पीएएस है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसका जॉब प्रोफाइल, उसके बाद आपका कस्टम्स का जॉब प्रोफाइल, लगभग इन सब पोस्ट का जो कि सबसे ज़्यादा आपकी डिमांड में रहता है, मैं उन पोस्ट का वीडियो आप लोगों को जॉब प्रोफाइल का दे दूंगा अगर इस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, बेसिक इन्फो ये देखिए, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाला आपका पोस्ट है वो 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है। ठीक है, 4600 ग्रेड पे का आपका पोस्ट है और इसमें आपका जो होता है कि ये यूनिफॉर्म आपका कोई नहीं रहता है। सबसे पहले आप जान लें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं रहता है आपका। ठीक है, और उसके बाद इसमें 2 सेक्शन होते हैं, असेसमेंट सेक्शन और नॉन असेसमेंट सेक्शन। मतलब कि आपका ये बताऊंगा मैं वीडियो में आगे कि जॉब प्रोफाइल में कि असेसमेंट सेक्शन में क्या काम होता है और नॉन असेसमेंट सेक्शन में क्या काम होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज क्या होता है। देखिए, जो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में इसमें 5 डेज वर्किंग होता है। ठीक है, 5 डेज वर्किंग होता है, 2 दिन आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन जो आपका पीक टाइम होता है जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जैसे कि आपका हो गया फाइनेंशियल ईयर एंड होना है फरवरी मार्च में, उस टाइम अगर आप फरवरी मार्च में है तो अगर आप असेसमेंट सेक्शन में भी है जिसमें आपका डेस्क जॉब वगैरह होता है तो उसमें भी आपको बहुत बार सैटरडेज को बुलाया जा सकता है, इवन संडेज को भी आपको काम करने आना पड़ सकता है। ठीक है, ऑफिशियली आपका सैटरडे को छुट्टी रहता है लेकिन आपका सैटरडे को काम करने आराम से आना पड़ सकता है जब आपका फरवरी मार्च का महीना होता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होना होता है और आपका बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो लेकिन बाकी सब मंथ्स में आपका बहुत आराम रहता है, मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है काम में। तो आपका यूजुअली आपका सैटरडे संडे छुट्टी रहता है लेकिन फरवरी मार्च का महीना में आना पड़ सकता है। ठीक है, तो 5 डेज वर्किंग हो गया। और वर्किंग आवर्स क्या रहता है, 9:30 से 5:30 के लगभग लमसम रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। जहाँ पे बायोमेट्रिक है वहाँ पे आपको फिक्स टाइम में आना जाना पड़ता है, वरना अगर ऐसे आप बायोमेट्रिक्स जहाँ पे नहीं है, जो कि मैक्सिमम जगह पे नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर हो सकता है, एज यूजुअल आपका काम जैसा होता है। और डिपार्टमेंट में जैसा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी करता है कहाँ पे कितना स्ट्रिक्ट और कहाँ पे कितना स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्किंग आवर्स और वर्किंग। अब आते हैं हम लोग हॉलीडेज पे। हॉलीडेज क्या होता है, देखिए हॉलीडेज में तो आपको जो 2 सैटरडे संडे छुट्टी मिल रहा है वो तो अगर आप देख ले तो लगभग 52 हफ्ता होता है, तो मतलब मान लीजिए 104 हो रहा है, तो मान लीजिए 100 दिन इधर छुट्टी मिल गया आपका सैटरडे एंड संडे की वजह से। उसके बाद होता है अर्न लीव आपका आता है। मैं लीव से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो तो बना ही दूंगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ कि आप लोग को कितना छुट्टी मिलेगा। 30 अर्न लीव होता है। ठीक है, मतलब 15 हर 6 महीना में 15-15 वो क्रेडिट होता है, मतलब साल में 2 बार 15-15 क्रेडिट हुआ तो आपका 30 अर्न लीव हो गया। उसके बाद क्या होता है, 8 कैजुअल लीव्स होता है। उसके बाद क्या होता है आपका 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होता है। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज आपको फेस्टिवल्स के टाइम पे ले सकते हैं आप। ठीक है, तो 30 रात 38 और 2 40 हुआ। उसके बाद आपका हाफ पे लीव होता है या हेल्थ लीव जिसको बोलते हैं, आपका वो 20 मिलता है। ठीक है, तो 20 मतलब कि फुल लीव अगर इसको गिने तो 10 फुल लीव भी मिलता है आपको पूरा 1 साल में, मतलब जो 6-6 महीना करके है उसमें 10-10 हाफ लीव मिलता है, जो कि पूरा ऐड करके आप 10 वो फुल लीव की तरह यूज कर सकते हैं। तो वो आपका 10 हो गया, मतलब 50 छुट्टी ऐसे मिलता है जो कि आप ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है कि आपके 17 नेशनल हॉलीडेज का छुट्टी मिलता है। ठीक है, 17 नेशनल हॉलीडेज और 50 इधर, 67 हॉलीडेज आपका इधर हो गया। और सैटरडे संडे को जोड़ ले तो 100 लगभग, मतलब 167 160-70 आपका हॉलीडेज ऐसे ही हो जाता है अगर आप लेते हैं अपने पूरे हॉलीडेज को। ठीक है, तो 160-70 हॉलीडेज हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि आप 6 महीना लगभग काम कर रहे हैं, 6 महीना आपका छुट्टी है वर्चुअली। ठीक है, तो एक्चुअली आप 6 महीना मतलब मान लीजिए 6 महीना काम करते हुए पूरा साल भर का सैलरी उठा सकते हैं, तो छुट्टी वगैरह अच्छा है, आपको आराम से छुट्टी का टेंशन नहीं है। उसके सबसे मेन आता है आपका अब जॉब प्रोफाइल के बारे में।
देखिए जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में दो सेक्शन आते हैं, एक असेसमेंट सेक्शन होता है, एक नॉन असेसमेंट सेक्शन होता है, ठीक है। देखिए असेसमेंट सेक्शन में क्या होता है, बेसिकली आपको डेस्क जॉब दिया जाता है। डेस्क जॉब में क्या होता है कि आपको डेटा एंट्री वगैरह करना होता है, एक्सेल पावर पॉइंट या मतलब एमएस वर्ड वगैरह पे काम करना होता है। फिर जो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एक स्पेशल कुछ एक दो साइट्स होते हैं जिस पे काम करना होता है। जैसे मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पीएसए में काम करता हूँ, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पीएसए में हम लोग को बहुत सारा फिनेकल या तो सैप वगैरह पे काम करना होता है। वैसे इनकम टैक्स में जो आपका एक दो साइट्स होते हैं फिक्स, जो कि गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए जाते हैं, ठीक है। जैसे इनसाइट वगैरह भी आ गया, उस पर आपका काम करना होता है, तो वो चीज़ आपको सिखा दिया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। मतलब डेस्क जॉब में आपको कंप्यूटर रिलेटेड जॉब ही करना है और फाइल वगैरह का जॉब होता है। फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह जो कंपनीज भरती हैं या लोग भरते हैं उसका देखना होता है, या कोई टैक्स इवेजन कर रहा है, टैक्स बचा रहा है या टैक्स को गलत तरीके से बचा रहा है, वो सब चीज़ का देखना होता है। मतलब आपका डेस्क जॉब होता है, जो कि गर्ल्स के लिए सही है। और जो बॉयज़ लोग जो पढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में स्टेट पीसीएस यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, उनको ठीक ठाक का टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत। आप आराम से डेस्क जॉब है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, आप समय निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा साल आपका प्रेशर नहीं रहता है। फाइनेंशियली रेंट होने टाइम थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है, लेकिन पूरा साल आपका प्रेशर नहीं रहता है। असेसमेंट वाला सेक्शन में आपको का नॉर्मल वर्क प्रोफाइल रहता है, बहुत ज़्यादा हाई जॉब प्रोफाइल नहीं रहता है, जिससे कि आपको दिक्कत हो। थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए समय आप निकाल सकते हैं। उसके बाद नॉन असेसमेंट सेक्शन में क्या होता है, आपको रेट्स वगैरह इसी नॉन असेसमेंट सेक्शन में ही आते हैं। आप रेट्स वगैरह के लिए जाते हैं, और जब रेट्स वगैरह के लिए जाते हैं तो आपको 3-3 4-4 दिन भी लगातार उस रेट्स में रहना पड़ता है, ठीक है, जो कि थोड़ा थकावट वाला होता है। लेकिन ऐसा कि नहीं होता है कि रेट्स रेगुलर होते हैं। और अब फेसलेस हो जाने के कारण मतलब मैक्सिमम चीज़ें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फेसलेस कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो होता है कि आपका प्रोसेस थोड़ा सा ईजियर और स्लोअर हो गया है। और आप मान सकते हैं कि उसकी वजह से जो करप्शन वगैरह भी होता था वो बहुत कम हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से इस जॉब का क्रेज बहुत लोग में घट गया है। लोग पहले सोचते थे कि इस डिपार्टमेंट में हम ज्वाइन हो गए तो कितना ही नहीं कमा लेंगे अभी, लेकिन वो चीज़ बहुत घट गया है, जो कि करप्शन वगैरह था, ठीक है। तो इसलिए आपका इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स का जॉब प्रोफाइल है उसमें ये आप जान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड जॉब नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला नहीं है। कई कई टाइम्स में मतलब सर्टेन टाइम्स ऑफ ईयर होता है जिसमें कि आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर मिलता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द ईयर जो आपका होता है बहुत अच्छा बीतता है, आपको अच्छा समय मिलता है, आप आराम से छुट्टी वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। ये वो आपका मेनली जॉब प्रोफाइल जो होता है आपका इसका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन में क्या होता है कि प्रमोशन में आपका अगर देखिए प्रमोशन में आप अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन में जिसमें यूजुअली पहले 3-4 साल में हो जाता था, अभी 8 से 10 साल लग जाते हैं लगभग आपका इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में। उसके बाद आपको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनने में और 4 साल लगभग लग जाते हैं। उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, उसमें आपका लगभग 4 साल लग जाता है। फिर जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें और 4 साल लग जाता है। उसके बाद एडिशनल जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इतना तक आप प्रमोशन में जा सकते हैं। देखिए प्रमोशन अभी थोड़े लेट हो जाते हैं, इसमें क्या बोलते हैं ये जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है थोड़ा समय लगता है प्रमोशन में। पर आप अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका 4600 ग्रेड पे का जॉब है। मैं आपको सैलरी भी दिखाऊंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, तो अच्छी खासी सैलरी बन जाती है, जिससे आपका कोई दिक्कत नहीं होता है। और जॉब प्रोफाइल भी इतना मतलब हेक्टिक नहीं रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो भी ज़्यादातर वैकेंसीज होती है वो साउथ में होती हैं। तो साउथ वाले स्टेट्स के जो बच्चे हैं उनको इनकम टैक्स ऑफिसर वाला वो ले लेते हैं आराम से, उनको साउथ में ही मिल जाता है अपना होम पोस्टिंग का राउंड, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ता है। लेकिन नॉर्थ वाले बच्चों को जब साउथ में भेजा जाता है तो इनिशियल 1-2 साल में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं बुझाता है, लेकिन जब थोड़ा सा टाइम बीतता है तो उनको अपना जो होम पोस्टिंग ना मिल पाने का जो मलाल रहता है वो हो जाता है, ठीक है। उनको एहसास होता है कि होम पोस्टिंग नहीं मिला, ये बहुत खराब हुआ। तो बहुत लोग ये भी करता है, मान लीजिए जो भी आपका कट ऑफ होने वाला है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, ठीक है, और आपको अगर अंदाजा लग गया है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कट ऑफ का जस्ट आसपास में रहने वाला हूं, और अगर आपको होम पोस्टिंग का बहुत ज्यादा लगा हुआ है तो आप ये कर सकते हैं कि आप टैक्स असिस्टेंट वाला जॉब ले सकते हैं, जो कि आपका 2400 ग्रेड पे का जॉब है, ठीक है। 2400 ग्रेड पे वाला जॉब में आप 6 साल रहेंगे, आप पहले टैक्स असिस्टेंट से 3 साल में लगभग सीनियर टैक्स असिस्टेंट, उसके बाद अगला 3 साल में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो 6 साल बाद आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाएगा, लेकिन टैक्स असिस्टेंट में आपका अपना जोन मिल जाएगा। देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का अलग अलग जोन में बैठे हुए हैं, अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आपका ट्रांसफर बंद है, तो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में अगर आप जिस जोन में रह गए उसी जोन में अलग अलग डिपार्टमेंट में आप घूमते रहेंगे, लेकिन आपको जोन वही मिलेगा, जैसे कि कोलकाता जोन हो गया आपका या मुंबई जोन हो गया। अगर आप जिस जोन में मिल गया उसी जोन में रहेंगे आपका लाइफ टाइम। अभी तो ट्रांसफर फुल्ली बंद है, तो ट्रांसफर आपका दूसरे जोन में नहीं होगा, आप उसी जोन में अलग अलग जगह अलग अलग डिपार्टमेंट में आप अलग अलग ऑफिस में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत जन टैक्स असिस्टेंट भी चुन लेते हैं अगर उनका थोड़ा मतलब जस्ट मार्क्स कट ऑफ के आसपास है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, क्योंकि अगर वो टैक्स असिस्टेंट से अपना जोन में उनको टैक्स असिस्टेंट मिल जाता है, फिर 6 साल बाद वो अपना इनकम
टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं। उसके बाद अपना ही जोन में देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप अपने होम टाउन में हैं और आप अगर 40,000 कमा रहे हैं, और अगर आप वहीं अगर किसी ऐसे शहर में हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इधर चले गए आप, और वहाँ पे अगर 60,000 भी कमा रहे हैं और आपके होम टाउन नहीं है वो, तो आपका लगभग बराबर हो जाता है, क्योंकि 15-20,000 आपके ऑब्वियसली खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जिनको अगर होम टाउन को उतना लगाव नहीं है वो आराम से ऑप्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और आराम से अपना जहाँ पे उनको मिले वो आराम से वहाँ पे काम कर सकते हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से वो मंथली अपना घर भी लौट सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जो मतलब प्रोमोशन वगैरह भी बता दिया मैंने, और आपको बता दिया कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आपका ट्रांसफर वगैरह कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ आता है दो आपका कि सैलरीज और वैकेंसीज मतलब कि कितने हैं सीजीएल 2022 में, कौन कौन से जोन में। तो सैलरी और वैकेंसी के लिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि XYZ ग्रेड सिटीज़ में सैलरीज क्या बनेंगे आपके, और उसके साथ साथ आपका जो ये है क्या बोलते हैं वैकेंसीज क्या है सीजीएल 2022 के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो चलिए अब हम लोग सिटीज वाइज सैलरी देख लेते हैं, एक्स ग्रेड, वाई ग्रेड और जेड ग्रेड सिटीज की सैलरी। मैंने अप टू माय बेस्ट नॉलेज इसको अच्छे से कंपाइल करने का ट्राई किया है। अगर इसमें फिर भी कुछ गलती रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने पहले अपना टेक्निकल वाइज सारा एचआरए डीए टीए क्या क्या मिलेगा उसके हिसाब से मैंने आपको एनपीएस वगैरह भी क्या मिलेगा सब बता के रखा है। ऐसा आपको कोई वीडियो में नहीं मिलेगा। और इसके बाद जिनको इतना टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आता उनको लेमन लैंग्वेज में जानना कि यार मेरी ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, वो भी मैंने बता रखा है नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्स ग्रेड सिटी में ये तो आपका 4600 ग्रेड पे का कोई भी पोस्ट है उसका बेसिक पे 44,900 होता है, ठीक है। अभी डीए 42% चल रहा है, जो कि डीए अपडेट हो चुका है। उसके बाद देखिए, तो आपका 44,900 हो गया बेसिक पे, डीए हो गया 18,858 रुपया आपका 42% के हिसाब से, ठीक है। उसका बाद एचआर जो एक्स ग्रेड सिटीज होते हैं उसमें 27% ऑफ बेसिक पे मिलता है 12,123 रुपया। टीए टीए आपका 3600 मिलता है एक्स ग्रेड सिटीज में। और फिर जो डीएनएस अलाउंस आपका टीए पे भी मिलता है, तो 3600 का 42% आपको 1,512 रुपया, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर ये सब कुछ जोड़ दे आप, तो ग्रॉस सैलरी आपकी लगभग 80,993 यानी 81,000 के लगभग बन जाती है। अब डिडक्शन इसमें क्या होता है, आपका 10% तो बेसिक प्लस डीए जो जोड़ के है, इसका 10% आपका एनपीएस अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। तो आपका ये दोनों को जोड़ के जो 10% आता है उसका लगभग लमसम अमाउंट 6375.8 आता है, ठीक है। इस तो आपका इन हैंड सैलरी लगभग 74,617 रुपया हो जाता है। इसमें से शायद 500-600 रुपया सीजीएचएस कार्ड के लिए कटता है, तो लगभग इन हैंड सैलरी आपका 74,000 रुपया हो जाता है एक्स ग्रेड सिटी में, 4600 ग्रेड पे का जॉब जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपका कंट्रीब्यूशन इसमें क्या रहता है, मतलब कि जो एनपीएस के बारे में मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ कि आप एनपीएस में कितना दे रहे हैं, 6,375.8 रुपए, मतलब लगभग आप इतना एनपीएस में दे रहे हैं 6,375 रुपया। गवर्नमेंट क्या करती है, आपके बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस का 14% गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है, जो कि आपका 8,926 रुपया लगभग आ रहा है। तो टोटल आपका एनपीएस में 15,301 रुपया पर मंथ जमा हो रहा है, ठीक है। पर मंथ जमा हो रहा है, अगर आप इसको साल में कन्वर्ट कर ले तो लगभग 1,80,000 है ना, 2 लाख रुपया लगभग आपका एनपीएस अमाउंट में भी पर मंथ जमा हो रहा है, जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है एडअप होकर अच्छे से। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी इन हैंड सैलरी 74,000 लगभग बढ़ रही है, 14,617। एनपीएस आपको मिल रहा है 15,301 रुपया। तो आपकी एक्चुअल सैलरी जो कि टोटल सब कुछ को जोड़ के 89,918 लगभग, मतलब 90,000 के अराउंड आप एक्स ग्रेड सिटी में एक 4600 ग्रेड पे वाला जॉब से अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ कि आपका एक्चुअल सैलरी जो कि एक्स ग्रेड सिटी में है वो 89,000 के लगभग बढ़ रहा है, और आपको इन हैंड लगभग 74,000 के रुपया मिलेगा, और लगभग 15,000 जो रुपया आपका वो एनपीएस में चला जाता है, ठीक है। अब चलिए देखिए, एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार हम लोग का टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करके जरूर रख लेना, सब अपडेट्स आपको इसमें सबसे पहले मिलेंगे। और जो भी मेरा वीडियो होता है मैं सबसे पहले इसमें शेयर कर देता हूँ, और जो वैकेंसी वगैरह का पीडीएफ है मैं इसी पे शेयर कर दिया हूँ, आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखिए, अब हम लोग आते हैं वाई ग्रेड सिटी का। बेसिक पे और डी आपका सेम रहा। एचआरए क्या होता है वाई ग्रेड सिटीज के लिए, आपका 18% हो जाता है। तो 18% के हिसाब से 8,082 रुपया मिलेगा। उसके बाद टैक्स जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो मैक्सिमम वाई ग्रेड सिटी में 1,800 मिलता है, कोई कोई में 3,600 मिलता है, तो उसमें थोड़ा सैलरी बढ़ जाएगा, तो 1,800 हम लोग मान के चलेंगे। उसमें आपका डी ऑन टीपी आपका हो गया कितना, 756 रुपीज। उसके बाद आपका ग्रॉस सैलरी लगभग आपका 74,396 रुपये बन जा रहा है ये सबको जोड़ के। उसका डिडक्शन जो आपका एज यूजुअल था उसका 6,375.8, तो इन एंड सैलरी लगभग आपका 68,020 रुपया हो रहा है, ठीक है। इसमें आपके 500-600 कटेंगे सीजीएचएस के लिए, तो 67,000 लगभग बनेगा। तो एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन इतना था, और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो मैंने 14% और बताया, तो 89 टू 26.12, ठीक है। तो 15,000 इसमें भी आपका एनपीएस अमाउंट में जाता है। उसके बाद इन हैंड सैलरी को अगर आप लोग देख ले और एनपीएस को जोड़ ले, तो लगभग आपका 83,321 रुपया, 83,000 लगभग आपका एक्चुअल सैलरी बन रहा है, जो कि आप कमा रहे हैं टोटली वाई ग्रेड सिटी में, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता दूं कि 83,000 के लगभग आपका एक्चुअल सैलरी बन रहा है वाई ग्रेड सिटी में, मतलब 82,500 के लगभग। और इन हैंड सैलरी आपको 67,000 के लगभग मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अमाउंट एनपीएस में जाता है, जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। अब जेड ग्रेड सिटी पे आता है। जेड ग्रेड सिटी में बेसिक और डी आपका सेम,
HRA 9% हो जाता है बेसिक पे का, तो जो कि 4041 रुपया हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका हो जाता है 1800 रुपया। उसके बाद डी ऑन टीपीएस 756, ग्रॉस सैलरी आपका 70,355 बन जाता है। उसके बाद जो 10% डिडक्शन हुआ वही सेम। उसके बाद इन एंड सैलरी इसकी वजह से आपको मिलता है 63,979 रुपया, कट छट के मतलब 63,000 मिल जाता है आपको। तो आपका कंट्रीब्यूशन एनपीएस वाला अमाउंट 15,301 ही रहेगा। तो आपका इन एंड सैलरी 63,979 प्लस एनपीएस मिला के आपका एक्चुअल सैलरी कितना हो जाता है 79,280 रुपया, जो कि बहुत एक हैंडसम अमाउंट है जेड ग्रेड सिटी के लिए कि एक्चुअली आप कितना कमा रहे हैं महीना में, लगभग 79,000 रुपीज। तो लेमन लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो आपका जेड ग्रेड सिटी में एक्चुअल सैलरी हो रहा है 78,500 और आपको इन एंड सैलरी 63,000 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सैलरीज। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका जोन वाइज वैकेंसीज है, जो एसएससी कोर वाला चैनल के द्वारा टेलीग्राम चैनल पर उनका शेयर कर दिया गया था, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, वो आप लोग देख सकते हैं। जोन वाइज वैकेंसीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग जोन पे टोटल वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं और देख के अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आप जो जोन से बिलोंग करते हैं क्या वहाँ पे इनफ वैकेंसीज है आपको वो जोन मिलने के लिए, क्योंकि होम पोस्टिंग बहुत बड़ा एक रीजन रहता है, आप लोग जैसे कि जानते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जॉब प्रोफाइल का बेसिक आइडिया लग गया होगा और सैलरी वगैरह के बारे में भी एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पे तो आपकी सैलरीज क्या होंगी और उसके बाद आपके प्रमोशन या ट्रांसफर वगैरह क्या एस्पेक्ट्स है। और अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो लोगों को होम पोस्टिंग का ज़्यादा लगा हुआ है और उनके मार्क्स अगर कट ऑफ के आपको लग रहा है, अंदाजा लग रहा है कट ऑफ के जस्ट पास होने वाला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को अवॉइड करके टैक्स असिस्टेंट चुन सकते हैं, जो कि एक 2400 ग्रेड पे का जॉब है, टू बी माइंडेड। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ है कि उसमें आपका होम पोस्टिंग मिल सकता है, मतलब अपने जोन में आपको पोस्टिंग मिल सकता है, 6 साल में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनको आपका होम पोस्टिंग का लगाव उतना नहीं है वो आराम से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चुन सकते हैं। उनका एक रुतबा ही अलग होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, आपको पता ही है। किसी के सामने जब आप बोलते हैं कि हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो एक अलग ही आपका फील आता है और सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आसानी से चुन सकते हैं और आपको वैकेंसीज का भी आइडिया तो लग ही गया, उससे आपको पता चल जाए कि आपको अपना जोन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलने का चांस है कि नहीं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में होता है, उसके बाद आपका जो कस्टम्स वाला होता है, उसके बाद आपका पीएसए वगैरह का जॉब प्रोफाइल का वीडियोस जल्दी ही चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना और वीडियो को अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर देना ताकि और भी बच्चों का हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।